वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। आज की हमारी डेट है 8 नवंबर और 8 नवंबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग कवर कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, हमारे सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा चैनल। ये आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पीडीएफ जो है वो पेड है या क्या रहेगा। तो देखिए, जो पीडीएफ है वो पेड रहती है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने आती है वो बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ पेड है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको जरूरत है इस पीडीएफ की तो आप, ये हैं हमारे नंबर्स, बहुत मिनिमम प्राइस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे सारी चीजों को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बता रही हूँ, डिटेल का मतलब है कि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे अलग से प्रॉपरली स्टडी करेंगे कि भाई इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को बहुत अच्छे से समझना और ये कोशिश करना कि जितना भी आप पढ़ रहे हो वो सारी की सारी चीजें आपके काम ही आने वाली है। तो आप लोगों को ये फोकस पे रखना है कि सारी की सारी चीजें आपकी जितना भी पढ़ोगे वो सब एग्जाम के लिए खूब काम आने वाला है। राइट एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। और जितना भी मैं बताऊं उसको लिखते जाइएगा न्यूज में, सब कुछ ही अपने न्यूज में जो भी आप नोट्स बनाते हो। फेक न्यूज बहुत वायरल हो रही है कुछ चीजें, ये डीप फेक और ये सब चीजों के बारे में अभी पढ़ेंगे। दूसरा, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। फिर इंडिया का आईआईटी, क्योंकि ये बाहर पहली बार ओपन अप किया गया है। इंडिया और श्रीलंका का डेट आपस में मिलके काम करेंगे, और ये तो ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे को आता है। पराली के धुएं की वजह से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना तक तकलीफ में आ रहा है। उन सब के बारे में डिटेल में सारी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला आता है फेक न्यूज पे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक तरीके से होती है ना, बिल्कुल बेकार खबरें, फेक खबरें वायरल हो जाती है बहुत इजीली। मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपकी लाइफ में जो आपने चीजें सुनी है उसी का एग्जाम्पल देती हूँ, बॉलीवुड का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक हीरोइन है, नाम आपने सुना होगा, राश्मिका मंदाना, काफी फेमस है। लोग तो कहते हैं कि वो पूरे इंडिया का क्रश है, ऐसी सब बातें भी सुनने को आती हैं। तो वो, उनकी एक वीडियो को, थोड़ी एक अडल्ट टाइप की वीडियो आप कह लीजिए, बहुत कम सेकंड की है, लेकिन वो वीडियो को वायरल कर दिया गया। तो क्या है उस टेक्नोलॉजी में, जिसमें किसी और लड़की के फेस पे उनका फेस लगा के उस वीडियो को वायरल करके व्यूज ऑब्टेन करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर लीगल एक्शन की भी बात हो चुकी है। इस टेक्नोलॉजी में, मतलब इस तरीके के मिस यूज को हम क्या कहते हैं, डीप फेक। क्या कहते हैं इसको, डीप फेक। जहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मिसलीड करते हो, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करते हो इंटरनेट की वजह से। ठीक है, दूसरा एक और मैं आपको यहाँ बताती हूँ, अभी मैंने ही आई थिंक आज सुबह ही देखा मैंने ये, कि जो सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा तेंदुलकर, नाम तो सबने सुना ही होगा। ऐसा र्यूमर्स आए कि ये डेट कर रही हैं शुभमन गिल को। ठीक है, और ऐसे करके ना वीडियो वायरल कर दी, मतलब फोटो वायरल कर दी कि सारा तेंदुलकर शुभमन गिल को डेट कर रही है, उनकी फोटो साथ में वायरल कर। ठीक है, तो इस तरीके की जो र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज है, ये बहुत ज्यादा फैलने लग गई है रैपिडली। ये तो मैंने आपको दो बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल दिए, इनके मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। अब एग्जाम्पल्स लेने की बैठेंगे ना, लिस्ट तो भर जाएंगे। तो वही है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में इंटरनेट जितना अपने को सहायता देता है ना काम करने की, उतना ही मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करता है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। जैसे व्हाट्सएप पे लोग फॉरवर्ड करवाते हैं डीप फेक, जो मैंने समझाया आपको अभी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब की तरफ ऐसे इंसिडेंट बहुत देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पूरा लॉ ऑर्डर, जो भी फेक न्यूज होती है, फॉल्स न्यूज होती है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लग जाती है। कोविड 19 के समय में भी बहुत इस तरीके की चीजें हुई थी, सबने देखा था। तो हमें बिल्कुल, हमें पता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे। वही डीप फेक जो मैं आपको समझा रही थी,
जो बहुत ही सच लगता है। आप कोई भी वीडियो देखोगे ना जिसको डीप फेक किया गया है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो पर्सन वो नहीं है। आप किसी और की वॉइस पर, किसी और की बॉडी पर उस पर्सन का फेस और वो उस तरीके से लगा सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कोई भी इमेजेस ऑडियो वीडियो बना सकते हो। तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी ऐसी चीजें आ रही थी कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनको अपने अकाउंट जो है वो प्राइवेट रखने चाहिए, किसी भी अननोन पर्सन को अपने अकाउंट में ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ना एक तरीके से स्कैम और गलत चीजों की तरफ लीड करती है। मिस यूज इनका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कियों को कि अपने प्राइवेट कर लो अकाउंट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। ये हमारे पास भी अधिकार है अपने अपने प्राइवेट या पब्लिक जो भी आप रखना चाहें, वो अपने हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं लड़कियों की। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप किसी भी गलत पर्सन को अपने अकाउंट में ऐड ना करें, मतलब किसी भी अननोन को ऐड ना करें, क्योंकि पता तो नहीं होता ना कौन किस तरीके का है ऐड करने से पहले। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी फ्रॉड और स्कैम इससे बढ़ते जाते हैं इन चीजों से लेकर के। भारत में इसके लिए कोई अभी हाल फिलहाल में बोला तो सिर्फ यही गया कि डीप फेक जो है वो रहेगा तो उसके ऊपर आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीजें जो है वो इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं कि हमें पता चले कि भाई डीप फेक कर कौन रहा है, ठीक है, कहाँ से हो रहा है, उसका आईपी एड्रेस, उसका एल्गोरिदम पता करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो वही है, फेक न्यूज के बारे में सब जानते हैं, इसके बारे में फेक न्यूज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर जितने भी मैंने रीसेंट एग्जाम्पल्स दिए ना, उससे आप दिमाग में रख सकते हो कि अच्छा ऐसा भी होता है, राइट। और ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके की चीजों को करें, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी है, लेकिन गर्ल्स को थोड़ा सा स्पेशली इसके पीछे जरा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी एस्टैब्लिशमेंट, अभी सरकार ने इसके लिए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने फैक्ट चेक यूनिट करके इस यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया है। और ये भी बोला है कि हम इसके अंदर एक पूरा एक्ट लेके आएंगे। 2000 में एक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ था। गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा इस चीज के लिए कह भी थी कि हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने वालों को जो है छोड़ेंगे नहीं, उनके तरफ लीगल एक्शन लेंगे। जैसे राश्मिका मंदाना की वो वीडियो वायरल हुई, तो उसमें अमिताभ बच्चन ने भी कमेंट किया। तो लीगल एक्शन जैसी चीजें जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है, राइट। बाकी अभी वही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लिमिट तक ही होनी चाहिए, सेंसरशिप की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, राइट। सो ये पूरा आर्टिकल है इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों का आता है यहाँ पर, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पॉलिटी का, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो गवर्नर्स का मिसकंडक्ट रहता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। असल में पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे तमिलनाडु है और केरल। अब एक बहुत ही ना इसको एक तरीके से निष्पक्ष होकर सब समझेंगे। जैसे कि क्या होता है कि सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है, सेंटर में गवर्नमेंट जैसे अभी कौन सी है, बीजेपी। स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है, अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट होती है। जो भी वहां पे मेजोरिटी लेके आती है वो वहां पे स्टेट में बन जाती है। लेकिन क्या होता है, जब सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती तो उनके बीच में आपस में टसल होना बहुत कॉमन है। होता क्या है, अब जैसे यूपी का एग्जाम्पल, यूपी और अपनी सेंटर का एग्जाम्पल, सेंटर में बीजेपी, यूपी में बीजेपी। अब यूपी में सीएम भी बीजेपी गवर्नमेंट के, और जो हमारे गवर्नर होते हैं, गवर्नर का मतलब जो जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंटर के। अब सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली सी बात है बीजेपी के ही आएंगे, वो किसी कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस के तो भेजेंगे नहीं। तो होता क्या है कि जहां जहां पे सेम सेम लाइन चलती है ना, वहां तो इश्यूज आते नहीं है। अब जैसे यूपी में नहीं आएगा इशू, इशू कहाँ पे आएगा, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो गवर्नर है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मतलब उसकी तरफ सपोर्ट में है, और जो सीएम है वहां के वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो क्या होता है कि गवर्नर और सीएम की आपस में बनती नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं। कई ऐसे बिल्स होते हैं जो सीएम पास करवाना चाहते हैं, गवर्नर पास नहीं करते। कई ऐसे बिल्स होते हैं जो गवर्नर पास करवाना चाहते हैं, सीएम उसमें रोक करते हैं। तो आपस में टसल होना बहुत कॉमन है। तो वैसा ही हुआ तमिलनाडु और केरल में। क्यों? क्योंकि ऐसा तमिलनाडु और केरल के सीएम का कहना है कि हमने जो अपनी लेजिस्लेचर में बिल्स को पास कर, बिल्स कैसे पास होते हैं स्टेट में। अब अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो राज्यसभा, लोकसभा, देन प्रेसिडेंट, ये होता है ना रूल, ऐसे करके पास हो जाता है। वैसे ही स्टेट में भी होता है। स्टेट में हमारी दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हिंदी में हम विधानसभा कहते हैं, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। तो अगर तो किसी स्टेट में दोनों ही है, यहाँ पर बाई कैमरलिज्म है, द्विसदन है,
तब तो क्या होगा, दोनों से पास होने के बाद गवर्नर को जाएगा। ठीक है। अगर जैसे यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, लेकिन अगर किसी स्टेट में एक ही सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहां क्या होगा, वहां पे सिर्फ एक ही जगह बिल पास करके गवर्नर को पास करवा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे तमिलनाडु केरल की सरकार का ऐसा कहना है कि बिल्स हमारी स्टेट ने तो पास कर दिए, लेकिन गवर्नर आज भी उस बिल को पास नहीं कर रहे, इसीलिए गवर्नर मनमानी कर रहे हैं, या जो वो बिल पास नहीं करना चाहते उसका रीजन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। उस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया कि गवर्नर के मिसकंडक्ट पे आप हमें कोई ना कोई रूल दो। अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ केस गया है, इसलिए मैंने केस के बारे में समझाया। इसमें गवर्नर का रोल ये होता है, गवर्नर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखे गए हैं, आर्टिकल 153 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बोला गया कि स्टेट के हेड रहेंगे, सेंटर के एजेंट के रूप में काम करेंगे, उनका काम होता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, और साथ ही साथ यूनियन और स्टेट के बीच में पूरा एक लिंक बनाए रखना। गवर्नर यहाँ पर सारे डिसीजंस को, जब तक गवर्नर बिल को पास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा कि वो बिल पास माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल पास करने से वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, वो एक्ट बनने के लिए गवर्नर की परमिशन की रिक्वायरमेंट 110% रहेगी। साथ ही साथ गवर्नर जो होते हैं वो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, वहां के चांसलर भी होते हैं और वाइस चांसलर वही अपॉइंट करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है। तो वही वही प्रोसेस के चलते ये आज हम पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन कॉज होता है, डिसीजंस ब्लॉक किए जाते हैं, बिकॉज गवर्नर का ये डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपने विवेकाधीन पावर है, विवेकाधीन का अर्थ होता है कि वो पावर सिर्फ उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। तो वही होता है कि गवर्नर कई बार अपने कोई बिल्स होते हैं, जैसे हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ बिल है, डीपीएसपी से जुड़ा हुआ बिल है, तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए भी उसको रिजर्व करके रख सकते हैं। तो गवर्नर के पास काफी सारी पावर्स दी गई हैं। अब यही बात है कि भाई गवर्नर, सबसे पहली बात तो उसके ऊपर काफी सारे ऐसे, जो है मैं कहूंगी आज के टाइम पे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो काफी सारे हमें देखने को मिलेंगे ऐसे, कोई ना कोई कमिटीज बैठी होती हैं जो कि गवर्नर के ऊपर बात करते हैं कि गवर्नर जो है वो किस तरीके से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो है उसमें किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया। तो वो सारी चीजें, न्यूट्रल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करने वाले आइडियोलॉजी को यहाँ पे हटाना चाहिए। थोड़ा मुश्किल पड़ेंगी ये चीजें, पर इसको करना चाहिए। जैसे एक कमीशन आई थी, पुंची कमीशन, पहले इससे पहले एक इम्पोर्टेंट कमीशन आई थी सरकारिया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, 1983 इंदिरा गांधी के समय बनाई गई थी, लेकिन ये रिपोर्ट जो है इन्होंने राजीव गांधी की सरकार को सबमिट की थी 1987 में। इन्होंने अपनी बात में कहा था, काफी अच्छी बातें कही थी इन्होंने। वही अगर हम यहाँ बात करें, पंची कमीशन की 2010 में आई थी, ये ईयर्स याद रखने हैं, पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई। ठीक है। तो ये भी, इन्होंने भी यही सेम बात बोली थी कि भाई कि जो गवर्नर जो है ना वो क्या होता है, अभी हटा, प्रेसिडेंट कभी भी उनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट कभी भी उनको हटा सकते हैं, उसका कोई इम्पीचमेंट का कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, उनको हटाने का प्रोसेस, जैसे प्रेसिडेंट को हटाने का होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। राइट। सो ये एक पूरा आर्टिकल था गवर्नमेंट गवर्नर के बारे में। गवर्नर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट्स सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूपीपीसीएस, आरएएस, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें सीधा सीधा सवाल इससे पूछे जाते हैं गवर्नर के ऊपर, गवर्नर की पावर्स पे। अगर आपको गवर्नर का टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पूरा का पूरा वो वीडियो में गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पूरी वीडियो जिसे हम पापा वीडियो कहते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा हमें समझाया, मैंने समझाया है उस वीडियो में। आप उस वीडियो को फॉलो करके पॉलिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसकी तैयारी भी कर सकते हो। वो इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक जो है उसका वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं वो अपलोड कर दूंगी। चलो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है अभी आईआईटी के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी हाल फिलहाल में आईआईटी जो है काफी प्रोग्रेस भी कर रहा है, बट साथ ही साथ एक आईआईटी सेंटर इंडिया के बाहर भी पहली बार सेंटर जो है वो ओपन किया गया है। अभी तक क्या थे, आईआईटी फुल फॉर्म में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया में ही ओपन अप किए गए हैं वो। अब क्या हुआ है कि आईआईटी जो है वो बाहर भी ओपन किए गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा
क्राइसिस जो है वो फेस कर रहे हैं क्वालिटी के ऊपर। जो एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो टेक फील्ड है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा एक आर्टिकल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब एक चीज याद रख लेना, एक एमओयू अभी हाल फिलहाल में साइन हुआ है। एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओपन किया है कि आईआईटी मद्रास जैसा एक कैंपस ओपन किया गया है जांजीबार में। जांजीबार में इसको ओपन अप किया गया है अक्टूबर 2023 में, इसमें पूरी बात कर दी गई थी। अच्छा, ये जांजीबार कहाँ पे है? जांजीबार लोकेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री में। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें 53 कंट्रीज आती हैं। और अफ्रीका एक ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, मदर कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसलिए उसको, क्योंकि वो सबसे पुरानी कॉन्टिनेंट है। वहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है तांजानिया, काफी फेमस कंट्री है। उसमें एक सिटी आती है जांजीबार। उस जांजीबार में इसको ओपन अप किया गया। हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने इस चीज के लिए अनाउंस किया कि पहली बार अगर हम बाहर ओपन कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो यहाँ पे ओपन अप, अब उसकी पूरी नींव रख दी गई है। ठीक है, वो वहां गए थे, 4 दिन के विजिट पे गए थे जयशंकर तंजानिया में। तो जांजीबार और जो तंजानिया है वहां के प्रेसिडेंट हुसैन अली महावाई से मिलके आए हैं, और वहां पे ये डिसाइड किया कि हम इस तरीके से करने वाले, जो कि एक अच्छा मूव है। इसमें कुछ नहीं है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी तो ये एक अच्छा मूव है। लेकिन अभी वही है कि आईआईटी न्यूज में आ गया तो थोड़ा सा आईआईटी के बारे में देख लेते हैं। मैं सबसे पहले हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि हिस्ट्री पे क्वेश्चन बन सकता है आईआईटी की। सबसे पहला आईआईटी 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आई ये सब तो नाम सुने ही है सब लोगों ने। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सारे नए आईआईटीज और ओपन अप हो गए। पर फर्स्ट कौन सा हुआ, कौन से ईयर में हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। देन उसके बाद हम लोगों ने यूएस, यूके, यूएसएसआर, जर्मनी, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके आईआईटी में वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, फैकल्टी, उन सबको हमने इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फिर इस तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा के नई टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट किए जाने वाले आईआईटीज का नाम रखा गया ग्रीन फील्ड आईआईटीज, जिसमें नई और कार्बन एमिशंस, क्लाइमेट चेंज, ऐसी स्टडी को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी। उसमें भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, इंडिया ने इस चीज में काफी सपोर्ट किया। नए नए वेंचर्स को स्टार्ट करा, यहाँ पर लिमिटेड रेवेन्यू में, हाई लिमिटेड कॉस्ट के साथ बड़े सोर्सेस को स्टार्ट करने की कोशिश की। और आज के टाइम पे वही है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी रखी गई है इसमें कि हमें क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करना है क्वांटिटी से ऊपर। फैकल्टी की जो शॉर्टेज चल रही है उसको पहले तो ओवरकम करना है, पार्टिसिपेशन को ज्यादा बढ़ाना है, और सिर्फ थ्योरी नॉलेज नहीं, प्रॉपर जो नॉलेज है उसको भी फुलफिल करना है। मतलब जैसे होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कंप्लीट करनी है। इंक्लूसिव अप्रोच, इंक्लूसिव मतलब एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया जो है श्रीलंका के साथ काम करेगा डेट के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत पुरानी लगी हुई है। वहां पे उनका बहुत बड़ा डेट क्राइसिस है जिसको ओवरकम करने की वो बहुत टाइम से कोशिश में लगे हुए हैं। और उसी के लिए इंडिया ने भी काफी मदद करी है। जब कोविड आया था तो हम लोगों ने काफी उनकी हेल्प करी थी, जो कि चलो ठीक है, एक बड़ी कंट्री है दूसरी कंट्री की हेल्प करेगी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मुझे इसमें कोई बुराई लगती भी नहीं है ना। लेकिन वही है कि वो उस हेल्प को ना रेसिप्रोकेट करे। बेसिक बात होती है रेसिप्रोकेशन तो करे ना वो भी। अभी जैसे 2 नवंबर को मीटिंग हुई यहाँ पर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो हम असिस्टेंस यहाँ से वहां प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर पूरी बात करी है। वहां पे हम लोग बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, क्योंकि इससे अपने और उनके बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे से इंप्रूव होने लग जाएंगे। तो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ रिलीजियस प्लेसेस को ऑब्टेन करना, डेट क्राइसिस जो है हमारा वो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए बात कर रहे हैं, आईएमएफ से असिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां से उन्होंने असिस्टेंस ली। ठीक है, उसके साथ इंडिया ने भी पूरा अच्छे से सपोर्ट किया, क्योंकि आईएमएफ का काम ही यही है कि जब भी कोई कंट्री जो है वो एक तरीके से डिजास्टर में आ जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाती है, इंस्टेबिलिटी में आ जाती है, वहां पे अस्थिरता हो जाती है, तब आईएमएफ यहाँ पे आगे बढ़ता है। इंडिया ने यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट देते हुए वहां पे जितने भी करेंसी का प्रॉब्लम रहा है उसको हम लोगों ने स्वैप करके
और करीब $4 बिलियन तक वहां पर उनकी सहायता करी है। पेट्रोल तक वहां पे खूब भिजवाया था। साथ ही साथ इकोनॉमिक शॉक्स जो उनके लगे, जैसे कि वहां पे एक तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर वहां पे टूरिज्म एकदम रुक गया क्योंकि कोविड की वजह से टूरिज्म बंद हो गया था। वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोविड आएगा तो टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लोग थोड़ी ना जा सकते हैं बाहर। और श्रीलंका का काफी हद तक टूरिज्म पे ही डिपेंड करता था। तो वो चीजें यहाँ पर जो है वो ओवरकम हमने करनी शुरू कर दी। अब हमारी जो ये नाम पॉलिसी आई, जिसके अंदर हम लोगों ने श्रीलंका के जो मलयाली तामिल्स हैं उनको यहाँ पर लेकर के आए थे। उनको पहले लेकर गया था श्रीलंका, ताकि वो वहां पर जाके टी और कॉफी की प्लांटेशंस को इम्प्रूव करें। तो वापस लेकर के आए यहाँ पर, तो उसे भी हम कहते हैं नाम 2020। कल्चरल एक्सचेंज, सबसे बड़ा कल्चर हम जो यहाँ पर आपस में शेयर करते हैं, दैट इज ऑफ सबसे बड़ा कल्चर बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया भूटान के साथ भी ऐसे ही करता है, नॉट ओनली विद श्रीलंका, भूटान के साथ भी हम लोग काफी अच्छे से ये कल्चर को आराम से शेयर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई अगला लास्ट आर्टिकल आते हैं, जो कि बहुत 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 न्यूज में रहता है अभी। जो पंजाब में स्टबल बर्निंग शुरू हुई है, पराली जलाने की समस्या आई है, उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के पूरे रीजन में जबरदस्त सीवियर अमाउंट में चला गया है पूरा पॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर स्टबल बर्निंग आज प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो फसलें होती है, फसलें का जो अवशेष होता है, बहुत से बच्चों को पराली की धुआं और ये सब सुना तो है लेकिन पता नहीं है ये होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि जो एक कोई भी क्रॉप होती है, क्रॉप का डिट्रस होगा या फिर क्रॉप का एक तरीके से रेसिडू हो गया, बचा कुचा हो गया, अवशेष हो गया, उसको साफ करने के लिए जलाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो होता क्या, 1 से 2 फीट लंबी जो है पराली बन जाती है उसकी, और वो 1.5 महीने में अपने आप ही विघटित होने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मौसम छोटा होता जा रहा है, तो उनको क्या करना पड़ा, उनको जल्दी से जलाना पड़ा। ऐसा नहीं कि दिवाली के समय ही होगा, हाँ दिवाली से इस चीज को बढ़ावा मिल जाता है, दिवाली के समय हमें और ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा हो जाता है कि भाई पॉल्यूशन क्रिएट और ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दिवाली ही इसका एक वो है। अब तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई दिवाली में आप फायर क्रैकर्स नॉट ओनली इन दिल्ली, पूरे इंडिया में नहीं बर्न कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉज है हमारे लिए, राइट। तो इस तरीके से ये जो पूरी चीज है, इसमें पराली का एक काफी बड़ा रोल रहता है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी यहाँ पर सीधा बोल दिया कि हम लोग नहीं जलाना चाहते, लेकिन हम लोग यहाँ पर, हमारे पास अगर कोई आप ऑल्टरनेटिव नहीं दोगे, कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। पराली जलाने के बहुत नुकसान होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्किनोजन कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जब सैंड जलती है एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं। ये पॉल्यूटेंट सारे के सारे एक तरीके से क्वालिटी को खराब कर देता है, सॉइल भी डिग्रेड हो जाती है पूरी तरीके से, राइट। तो इसके लिए वही है कि अगर हम इस चीजों पे थोड़ी सी स्कीम्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लेके आए, इसके ऑल्टरनेटिव्स तलाशें, और वो ऑल्टरनेटिव्स तलाशने के बाद जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को यहाँ पर इंसेंटिव दे, सब्सिडी दे उसको काम करने के लिए, देन ओनली इट कैन बी मैनेज। अदरवाइज क्या होगा कि आपने ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाल दिए, लेकिन वो इतने कॉस्टली है कि फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और सरकार भी हेल्प नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से होगा क्या, लोग फिर से पराली वाले ही टॉपिक पे स्विच हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसे फार्मर्स जो स्टबल बर्निंग को, स्टबल्स को, पराली को दोबारा से रीयूज और रिसाइकिल करते हैं, तो उनको भी सरकार को अवार्ड देना चाहिए, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है। बाहर की कंट्रीज में इस पराली को पूरा टेक्नोलॉजी के साथ, मशीन आती है ऑटोमेटिक, उस तरीके से पूरा पैक वैक करके उसको आगे बेचा जाता है। तो ये अगर किया जाए तो फायदा मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वही चीज है। सॉल्यूशंस इसके ऊपर करने की कोशिश की जा रही है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये अपनी ये डिसाइड कर रही है कि हम लोग स्टबल को ही 25 दिनों में कैसे खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसको, इसी को, स्टबल को ही हम आगे पेपर बनाने में, कार्डबोर्ड्स बनाने में, रॉ मटेरियल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 आर्टिकल। इन 5 आर्टिकल्स में आपको सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछने वाला है वो है गवर्नर के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल इज वेरी वेरी कॉमन आर्टिकल, तो इससे कोई आपका एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा। लेकिन सेकंड आर्टिकल से हमारे एग्जाम में पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आईआईटी में जितनी इन्फॉर्मेशन दी, वो जो हिस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ा, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ना। बाकी श्रीलंका की कंडीशन यहाँ पे बताइए, या आप लोग जीएस पेपर 2 के लिए पढ़ोगे, आईआर के लिए। और बाकी ये जो फिफ्थ टॉपिक है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, हर हर चीज में पूछा जाएगा, प्री हो, मेंस हो, इवन इंटरव्यू, किसी भी जगह पे इसके ऊपर सवाल बन सकता है। तो ये टॉपिक एक
एवरग्रीन है, इस पर जितनी वीडियोस देख सकते हो देख लो यूट्यूब पर। बाकी ये आर्टिकल्स पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट आर्टिकल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इट वाज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी आज के क्वेश्चंस देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोबल सर्वे ऑन पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड डिजास्टर्स। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसका नाम है ग्लोबल सर्वे ऑन पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड डिजास्टर। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि डिसेबिलिटी और डिजास्टर जैसी चीजें बढ़ती गई है, तो उसके लिए एक अलग से सर्वे निकाला गया है जिसका नाम आप पढ़ सकते हो। तो उसी के ऊपर यहाँ पर डिसेबिलिटी पे एक सर्वे है, इसके ऊपर आप लोग इसको रीड करो पहले तो सभी लोग। डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये जो है यहाँ पर UNDRR ने कंडक्ट किया है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो है यहाँ पर, ये पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन में ये चेक करती है कि डिसेबिलिटी और डिजास्टर का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है, और ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल है, हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर्स। और इन्होंने ये बोला है कि डिसेबिलिटी को इंक्लूड करवाना डिजास्टर में, ये प्रोग्रेस काफी लिमिटेड रही है, प्रोग्रेस अच्छी नहीं रही है। ठीक है, तो बस मेन बात इसमें ये थी क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, नहीं पूछेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट एग्जाम में बन सकती है। कौन रिलीज करता है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट, AI बेस्ड सिस्टम फॉर एलिफेंट सेफ्टी ऑन रेलवे ट्रैक्स। आपको भी पता होता क्या है कि ये रेलवे ट्रैक है और एलिफेंट यहाँ पे आ गए, रात को कोई ट्रेन आ रही है तो क्या होता है, एलिफेंट और ट्रेन का आपस में हो जाता है कोलिजन, उनका हो जाता है आपस में टक्कर। और ये बहुत कॉमन है, रात के समय ज्यादा देखने को मिलता है। जंगली हाथी बाहर आ जाते हैं, ट्रेन से बचाने के लिए AI बेस्ड सिस्टम तैयार किया गया है, जो कि बिल्कुल सही बात लिखी गई है। क्योंकि हुआ है ये अभी कुछ टाइम पहले, जैसे कि अभी एतमादाई और वालानायार रेलवे स्टेशन पर ये चीज देखने को मिली है। अब इसमें किया क्या जाएगा कि एक सर्वेलेंस टावर्स लगाए जाएंगे, कैमरास लगाए जाएंगे, जिसमें हम लोग एलिफेंट की मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। एलिफेंट्स कहाँ कहाँ पे किस किस रीजन में जा रही हैं, उसकी पूरी मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए सर्वेलेंस टावर्स जो है वो लगाए जाएंगे। एक बार ये जब पूरे लगाए जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि अगर वो कभी भी वो बाहर चले जाते हैं तो वहां पर पहले ही जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट की जो अथॉरिटीज है, वो ट्रेन की स्पीड रिड्यूस करने के लिए जो है ट्रेन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक AI बेस्ड सिस्टम रहेगा। अभी इसको स्टार्ट कर दिया गया है प्रैक्टिकली, इसको अभी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। जैसे कवच सिस्टम भी आपको मैंने बताया हुआ कि 2 ट्रेन का कोलिजन होगा तो पहले ही पता चल जाएगा। तो ऐसे ही ये वाला एक एलिफेंट के लिए, क्योंकि एलिफेंट्स जो है वो साउथ इंडिया में काफी कॉमन है, तो उस रीजन में काफी सारे देखने को मिलते रहते हैं। तो इसी की प्रोटेक्शन के लिए ये चीज जो है वो कही गई है। समझे भाई बात को। अब वही आज का भी क्वेश्चन है, AI बेस्ड जो है पूरा ये जो रेलवे सिस्टम पूरा आया है तमिलनाडु में, इसके बारे में आपको बताना है कि AI का रोल क्या है इसमें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एलिफेंट सेफ्टी के ऊपर AI बेस्ड सिस्टम तैयार किया गया है, लेकिन एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए ये पूरे में कैसे AI रोल प्ले कर रहा है, AI का रोल प्ले आपको एनालाइज करना है, इसमें और क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं उसको भी बताना है। तो तमिलनाडु में सिस्टम आया है, अभी पढ़ा जो आपने, लेकिन इसमें और क्या बेटर हो सकता है, और एनालाइज करना कि AI इसमें कितना हेल्पफुल है, कितना क्या कैसे है, वो चीज है। क्योंकि ये वाला जो पूरा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीका में भी बहुत हो रहा है। अफ्रीका के जितने भी एंडेंजर्ड एलिफेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो इसे वाइल्ड आइज भी कई बार कहते हैं। तो इसके लिए कैसे इसको, इसमें बचाव कैसे रख सकते हैं, कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो वो आप लोगों को पूरा बताना है। तमिलनाडु और केरला में प्रॉपरली एक लाइन बनाई गई है। तो क्या है ना, बस एक आप कह सकते हो कि इट विल प्रोवाइड अ ग्रेटर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, अच्छी खासी प्रोटेक्शन की एक नई लेयर प्रोवाइड कर देगा ये। रिमार्केबल इनिशिएटिव है, ताकि लाइफ को रिड्यूस कर दे, लाइफ के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके।
तो काफी अच्छा एक प्रोसेस यहाँ पे ये देखने को मिला है, ट्रैक करने के लिए, कोलिजन्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो आप स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे कि यहाँ पे किया गया है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे कि सिस्टम में क्या क्या बात कही गई है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट आर्टिकल्स, इसको कंप्लीट कीजिएगा सभी लोग। ये सारा कुछ आप लोगों को स्टडी करना है, पूरा रीड करना है, अच्छे से इसको लर्न करने हैं जितने भी हैं। और डेली अब से करंट अफेयर्स की वीडियोस आएंगी, सेम टाइम पे आएंगी, 1 बजे, 1 का 1:30 बज सकता है, इसके अलावा और टाइम रिड्यूस नहीं होगा। डेली आप लोगों को ये वीडियोस मिलेंगी। आप लोगों का जैसे पहले चलता था वैसे ही चलना चलेगा। तो आप सभी लोगों को अपनी प्रैक्टिस जो है, जैसे पहले करते थे, पहले मेरे साथ पढ़ते थे, वैसे ही आप लोगों को कंप्लीट करते हुए चलना है। राइट एवरीवन? चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।